है कि पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वायरस ना तो खाने से फैलता है और ना ही सांस लेने से, बल्कि सिर्फ उसे देख लेने भर से इंसान इसकी चपेट में आ जाता है। और जो भी इंसान या कोई जानवर गलती से भी इस वायरस को अपनी आंखों से देख लेता है, वो पल भर में अपना होश खो बैठता है और फिर पागलों की तरह खुद ही अपनी जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के शहर बार्सिलोना से, जहां हम सेबेस्टियन और उसकी छोटी बेटी एना को देखते हैं। दोनों एक खाली पड़े स्केटिंग क्लब के अंदर हैं। बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हर तरफ खामोशी, डर और वो अदृश्य खतरा जिसे एक बार देख लिया तो इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है। सेबेस्टियन कोशिश करता है कि एना को ये सब महसूस न हो, इसलिए वो उसके साथ स्केटिंग करता रहता है जैसे सब कुछ अभी भी नॉर्मल हो। वो दोनों कई दिनों से छुपकर जी रहे हैं। अब यहाँ भी रुकना सुरक्षित नहीं था और तभी उन्हें कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है। दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ ब्लाइंड रोवर्स आकर सेबेस्टियन पर हमला कर देते हैं। ये लोग कुछ देखे बिना भी आसपास की हर चीज महसूस कर लेते हैं। वो सेबेस्टियन को बुरी तरह पीटते हैं, उससे खाना और जरूरी सामान छीन लेते हैं और उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। किसी तरह खुद को संभालता है और एना के साथ बाहर निकलने के लिए हमेशा की तरह अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध लेते हैं और बाहर निकलकर दोनों शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें पूरे शहर की असली हालत दिखाई देती है, जहाँ सड़कों पर एक्सीडेंट हुई गाड़ियाँ, टूटे हुए ट्रांसपोर्ट और हर तरफ तबाही मची हुई थी। हजारों लोग खत्म हो चुके थे और अब शहर सिर्फ डर और सन्नाटे से भरा हुआ था। रास्ते में सेबेस्टियन को कुछ लोग जाते हुए महसूस होते हैं। वो 4 लोग थे और वो भी अपनी आंखें कपड़ों से बांधकर एक रस्सी के सहारे अपने बेस की तरफ लौट रहे थे। सेबेस्टियन रुक जाता है और एना से कहता है कि जब तक ये पक्का ना हो जाए कि ये लोग भरोसे के लायक हैं, तब तक वो छुपी रहे। फिर वो उनसे बात करता है, अगर वो लोग उसे अपने साथ ले जाएं, तो वो उन्हें एक जनरेटर का पता बता सकता है। ग्रुप का लीडर मार्शल उसकी बात मान लेता है और उसे अपने बेस तक ले जाता है। बेस के अंदर और भी लोग रहते थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने एक ग्रुप की तरह रहकर किसी तरह सर्वाइव करना सीख लिया है। जरूरत पड़ने पर वो बाहर से सामान लेकर आते हैं और इसी जगह पर सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। उनके बीच लिलियाना नाम की एक डॉक्टर भी रहती है, जो सेबेस्टियन के घाव पर टांके लगाती है। इसके बाद लिलियाना उसे खाना खिलाने ले जाती है, जहाँ वो बाकी लोगों के साथ बैठता है। उन्हीं के बीच एक अंधा आदमी होता है, जिसकी आंखें खुद उसने खराब कर ली थीं। वो बताता है कि देखकर मरते नहीं हैं, बल्कि आंखें खोलकर बाहर घूम सकते हैं। लेकिन फिर वो दूसरों को भी मजबूर करते हैं उन क्रीचर्स को देखने के लिए। वो बताता है कि ऐसे ही कुछ लोग अचानक उसके घर आए थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने अपनी ही आंखें खराब कर लीं, जिससे उसे छोड़ दिया गया। लेकिन तभी एक अजीब बात महसूस होती है कि सेबेस्टियन के साथ एना कहीं दिखाई नहीं देती। अगर ये लोग सुरक्षित हैं, तो उसने एना को यहाँ क्यों नहीं लाया? इसका जवाब अभी बाकी था। रात होती है और सब लोग सो जाते हैं। तभी सेबेस्टियन चुपचाप उठता है और ऑपरेशन रूम की तरफ जाता है। ये जगह असल में एक बस फैक्ट्री थी, जहाँ बहुत सारी बसें खड़ी थीं और सभी लोग एक बस में सोते थे। सेबेस्टियन धीरे धीरे चाबी उठाता है और वापस उसी बस में आकर स्टार्ट कर देता है। आवाज सुनकर सब लोग जाग जाते हैं और घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन ड्राइवर केबिन को लॉक कर लेता है। लिलियाना किसी तरह ग्लास तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी की भी नहीं सुनता और तेजी से बस ले जाकर सीधे फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही बस बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाती है और सब लोग जख्मी हो जाते हैं। सेबेस्टियन को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो बाहर निकल आता है। उसके पीछे जख्मी हालत में मार्शल भी निकलता है और तभी वो अदृश्य क्रीचर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वही होता है जिससे सब डरते थे। उस क्रीचर को देखते ही मार्शल की आंखें इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद वो एक कांच उठाता है और गला काटकर खुद को ही मार डालता है। सेबेस्टियन सब देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मार्शल की आत्मा रोशनी बनकर आसमान की तरफ जा रही हो। इसके बाद लिलियाना बाहर आती है, पर वो आंखें नहीं खोल रही थी। पर सेबेस्टियन जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और उस क्रिएचर को देखते ही वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और घूमती हुई बस के टायर के पास जाकर खुद को खत्म कर देती है। इसके बाद एक आदमी बाहर आता है और इन्फेक्टेड होकर लाइटर से बस में आग लगा देता है। बस ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग एक धमाके के साथ मारे जाते हैं। तभी एना सेबेस्टियन के पास आती है और कहती है कि आपने बिल्कुल सही किया। अब वो सब अपने दर्द से आजाद होकर एक खूबसूरत दुनिया में चले गए हैं। वो कहती है कि सेबेस्टियन एक मसीहा है जो लोगों को सही मंजिल तक पहुंचा रहा है और जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब वो भी एना और अपनी पत्नी से दोबारा मिल पाएगा। और यहीं पर सच्चाई सामने आती है कि एना असल में वहाँ थी ही नहीं। वो सेबेस्टियन के दिमाग का एक भ्रम था, या शायद क्रीचर्स का बनाया हुआ रूप। लेकिन सेबेस्टियन को लग रहा था कि वो अच्छा काम कर रहा है, जबकि असल में वो क्रीचर्स के हाथों का मोहरा बन चुका था। इसके बाद कहानी हमें 9 महीने पीछे ले जाती है, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। सेबेस्टियन उस समय एक इंजीनियर था और विंड टरबाइन टेस्टिंग कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है कि 2 टरबाइन के ऊपर से कई लोगों ने जान दे दी। वो घबराकर जल्दी ऑफिस पहुंचता है, जहां न्यूज में दिखाया जा रहा था कि पूरे यूरोप में लोग अचानक खुद को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है किसी को नहीं पता। तभी उसकी पत्नी का कॉल आता है, जो घबराई हुई कहती है कि जल्दी एना को लेकर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑफिस के अंदर ही मौत का तांडव शुरू हो चुका था। सेबेस्टियन किसी तरह वहाँ से भागता है, लेकिन उसकी कार में ही एक आदमी ऊपर से कूदकर मर जाता है। वो बुरी तरह डर जाता है और भागते भागते किसी तरह मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। वहाँ सैकड़ों लोग डर के मारे परेशान थे और मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। तभी एक अजीब और अदृश्य चीज धीरे धीरे वहाँ पर आती है और चीजें हवा में तैरने लगती हैं।
कुछ लोग उसे देख लेते हैं और पल भर में उनकी आंखें बदलने लगती हैं। सेबेस्टियन उस तरफ बिना देखे निकलने की कोशिश करता है और उसी वक्त मेट्रो के आने का टाइम भी हो जाता है, लेकिन सारे लोग अचानक मेट्रो के ट्रैक पर उतरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं और मेट्रो आकर सभी लोगों को कुचलते हुए चली जाती है। सेबेस्टियन समझ जाता है कि उस तरफ देखना ही सबसे बड़ी गलती होगी। वो बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है और जल्दी से एना के स्कूल पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी टीचर ने खुदकुशी कर ली थी और सारे बच्चे डरे हुए थे। वो फौरन एना को लेकर निकलने लगता है। तभी उसे एक पादरी मिलता है जो कहता है कि ये सब चमत्कार है, ये अंत नहीं बल्कि गॉड का काम है। फरिश्ते धरती पर आए हैं और लोगों को उनके दुख, लेकिन हम जानते हैं कि क्रीचर्स इंसान के दिमाग से खेलते हैं और हर इंसान को वही दिखाई देता है जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था या सबसे ज्यादा डरता था। लेकिन सेबेस्टियन पादरी की बातों को नजरअंदाज करके किसी तरह एना को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। उसकी पत्नी कार लेकर आई थी और वो सब यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन चारों तरफ लोग डर के मारे भाग रहे थे। उसी अफरा तफरी में अचानक एक कार उसकी पत्नी को टक्कर मार देती है और सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाता है। सेबेस्टियन के लिए ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सेबेस्टियन एना के साथ एक चर्च में आकर कन्फेशन कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने लोगों से झूठ कहा, लेकिन उसने ये सब अपनी फैमिली से दोबारा मिलने के लिए किया। क्या ये गलत था और क्या गॉड उसे कभी माफ करेंगे? तभी उसे चर्च के ऊपर एक एंजल जैसा कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, जैसे उसे इशारा मिल रहा हो कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन हमें पता है कि ये सब क्रीचर्स उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। एना भी असल में वहाँ नहीं थी, वो सिर्फ वही दिख रहा था जो क्रीचर्स उसे दिखाना चाहते थे। इसके बाद सेबेस्टियन वहाँ से बाहर निकल आता है और तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसका नाम क्लेयर है और वो सेबेस्टियन की आहट सुनकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन सोच रहा था कि उसकी ब्लाइंडफोल्ड हटा देगा ताकि उसे भी मुक्ति दिला सके। पता चलता है कि उसके साथ पूरा ग्रुप है और उनके साथ 2 डॉग्स भी हैं। उसे देखकर डॉग्स भौंकने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन फिर वही पुरानी चाल सोचता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसकी मदद करें तो वो उन्हें एक जनरेटर तक ले जा सकता है। शुरू में कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन क्लेयर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी आसपास क्रीचर्स की मौजूदगी महसूस होने लगती है, इसलिए वो लोग उसे अपने शेल्टर तक ले जाते हैं। ये शेल्टर असल में एक बंकर था जहाँ फिलहाल सब सुरक्षित थे। यहाँ ग्रुप का लीडर राफा था। फिर राफा उससे जनरेटर की लोकेशन पूछता है। तभी एना उसे समझाती है कि अगर वो सच में उन्हें वहाँ ले गया तो सिर्फ कुछ लोग साथ जाएंगे, इसलिए सबको एक साथ बाहर ले जाने के लिए उसे यहाँ मौजूद एक लड़की का इस्तेमाल करना होगा। सेबेस्टियन एक चाल चलता है और तुरंत कह देता है कि उसने सिर्फ बचने के लिए झूठ बोला था। राफा गुस्सा करने लगता है तो ऑक्टेवियो उसे रोकने की कोशिश करता है और बाकी सब लोग जमा हो जाते हैं। उन्हीं के बीच सोफिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची होती है जो सेबेस्टियन को छोड़ने के लिए कहती है। वो जर्मनी से थी और उसकी लैंग्वेज कोई नहीं समझता था, लेकिन सेबेस्टियन को जर्मनी आती थी। वो उससे बात करता है और उसकी बातें सबको समझाने लगता है। सोफिया बताती है कि वो अपनी माँ के साथ वीकेंड पर आई थी। वो लोग एक शिप पर थे और तभी अचानक मौत की तबाही शुरू हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे बचा लिया और एक वैन के अंदर ले आई। तभी भी सुना था कि बार्सिलोना के दूसरे साइड पहाड़ों के ऊपर एक किला है जहाँ दीवारों से घिरी एक सुरक्षित जगह है। वहाँ बहुत सारे आर्मी लोगों की सुरक्षा करते हैं और वहाँ केबल कार से जाना पड़ता है जो शहर के बीच टावर के ऊपर बनी है। वो अपनी माँ के साथ वहाँ जाने के लिए निकली थी, लेकिन भीड़ में उसकी माँ से हाथ छूट गया और वो अलग हो गई। बाद में क्लेयर को वो अकेली मिली और तब से वो उन्हीं के साथ रहती है। ये सुनते ही सेबेस्टियन को एक मौका दिखाई देता है। वो सबको समझाने लगता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर हम किले तक पहुँच गए तो बच सकते हैं और शायद सोफिया भी अपनी माँ से भी मिल जाए। कुछ लोग मान जाते हैं, पर रॉबर्टो वहाँ खतरा होने की बात करता है, पर उसकी पत्नी इसाबेल उसे राजी करवाती है और आखिरकार सब किले की तरफ जाने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ निकल जाते हैं और डॉग्स की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। पूरा दिन चलने के बाद रात को सब एक जगह पर रुकते हैं। रात के लिए ये जगह सुरक्षित थी, इसलिए सब लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मौका देखकर सेबेस्टियन चुपचाप उठता है और राफा और ऑक्टेवियो के डॉग्स के पट्टे पर थोड़ा थोड़ा कट लगा देता है। फिर अगले दिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक क्रीचर्स पास आ जाते हैं। डॉग्स भौंकने लगते हैं और डरकर भाग जाते हैं। अपने अपने करीबी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मतलब क्रिएचर्स उनके दिमाग से खेल रहे थे ताकि वो अलग हो जाएं। सोफिया अपनी माँ की आवाज सुनकर दूसरी तरफ जाने लगती है। इधर राफा को अपने डॉग्स की आवाज सुनाई देती है और वो खुद को रोक नहीं पाता। फिर जैसे ही वो आंखें खोलता है, कुछ ही पल में क्रीचर्स उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और वो खुद को खत्म कर लेता है। सोफिया भी अपनी माँ की आवाज सुनकर पट्टी खोलने ही वाली होती है, लेकिन ऑक्टेवियो उसे रोक लेता है और उन्हें बचाने के लिए जल्दी जल्दी एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। इसी दौरान एक डॉग रॉबर्टो के हाथ पर काट लेता है, क्योंकि डॉग्स भी क्रिएचर्स के कंट्रोल में आ चुके थे, पर इसाबेल उसे बचाकर अंदर ले जाती है। सब लोग डरे हुए थे क्योंकि राफा मर चुका था और डॉग्स भी बेकाबू हो चुके थे। क्लेयर कहती है कि सबको अपने खोए हुए लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तब ऑक्टेवियो समझाता है कि शायद ये ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा कुछ है। जैसे क्वांटम फिजिक्स में चीजें तब तक तय नहीं होती जब तक उन्हें देखा न जाए, वैसे ही शायद ये क्रीचर्स किसी एक रूप में नहीं होते, वो इंसान के यादों के हिसाब से रूप ले लेते हैं। इसी बीच सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है जो रो रही थी। वो उसे संभालता है और एना का लॉकेट उसे दे देता है। और यहीं एक और फ्लैशबैक सामने आता है। 7 महीने पहले सेबेस्टियन और एना एक घर में छुपे हुए थे।
उस वक्त वही लोग उस घर के आसपास आ गए थे जो क्रीचर्स को देख सकते थे और उनका लीडर वही पादरी था। सेबेस्टियन उस वक्त डरा हुआ था और किसी भी तरह छुपकर अपनी बेटी को बचा रहा था। अब वापस प्रेजेंट में एना उससे नाराज होकर पूछती है कि उसने सोफिया को वो लॉकेट क्यों दिया। वो कहती है कि सोफिया उसकी बेटी नहीं है, सिर्फ एक रूह है जिसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सेबेस्टियन का है। तभी क्लेयर उसके पास आती है और कहती है, सोफिया ने बताया कि तुमने उसे एक लॉकेट दिया जो तुम्हारी बेटी का था। वो कहती है कि उन क्रिएचर्स के सामने आते ही उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर उसे भी एना की आवाज सुनाई देती है तो उसे समझना चाहिए कि वो क्रीचर्स लोगों को तोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। और यही से सेबेस्टियन के अंदर पहली बार शक पैदा होने लगता है, क्या वो सच में सही कर रहा है। इसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग सामान ढूंढने लगते हैं और खिड़कियां बंद करने लगते हैं। माहौल पहले से ज्यादा भारी हो चुका था क्योंकि अब हर किसी के दिमाग में डर के साथ शक भी पैदा हो चुका था। सेबेस्टियन एक कमरे में जाता है खिड़की बंद करने के लिए और तभी एना उसके सामने आकर खिड़की बंद करने से रोक लेती है। ऑक्टेवियो भी उसी कमरे में आता है और खिड़की बंद समझकर अपने आंखों से पट्टी हटाते ही वो क्रीचर्स को देख लेता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और तुरंत एक चाकू लेकर वो खुद को खत्म कर लेता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन को कोई रोशनी या आत्मा ऊपर जाती हुई नहीं दिखती और पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि शायद अब तक वो गलत कर रहा था। तभी क्लेयर आवाज सुनकर वहां आती है तो एना उसे फिर से कहती है कि इसकी आंखों से पट्टी हटा दो, लेकिन अब उसका कंट्रोल कमजोर पड़ रहा था और क्लेयर उसे जल्दी वहां से ले जाती है। अब सेबेस्टियन खुद से कहता है कि वो लोगों को आजाद नहीं कर रहा था बल्कि उन्हें मौत की तरफ धकेल रहा था। इसके बाद वो सब उस बिल्डिंग से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, लेकिन कुछ दूर में उन्हें एक बाइक वाला आदमी मिल जाता है। वो क्रीचर्स के वश में था और उन पर हमला कर देता है। इस हमले में रॉबर्टो और इसाबेल अलग हो जाते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं देखकर वो दोनों अपनी आंखें खोलने का फैसला कर लेते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वहीं सेबेस्टियन किसी तरह क्लेयर और सोफिया को लेकर एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंचता है और यहीं उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन का चश्मा नकली है, मतलब वो क्रीचर्स को देख सकता है। अब वो पूरी तरह समझ जाती है कि सेबेस्टियन ही एक एक करके सबको मार रहा था। वो डर के मारे सोफिया को लेकर वहां से भागती है और रूफटॉप तक पहुंच जाती है। सेबेस्टियन उसके पीछे आता है, लेकिन क्लेयर के आंखों में पट्टी लगी हुई थी, इसलिए वो संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। सोफिया बुरी तरह घबराई हुई थी। सेबेस्टियन उसके पास आता है और तभी एना फिर से सामने आकर कहती है कि सोफिया की पट्टी हटा दो, उसके आजाद होने के बाद हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन इस बार सेबेस्टियन खुद से लड़ने लगता है और उसकी पट्टी हटाने से खुद को रोक लेता है। वो सोफिया को गले लगा लेता है और तभी एक और फ्लैशबैक सामने आता है। 7 महीने पहले जब एक घर में छुपा हुआ था तो वही पादरी और उसके लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। सेबेस्टियन पादरी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो एना की आंखें जबरदस्ती खोल देता है। एना क्रीचर्स को देख लेती है और बिल्डिंग से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। सेबेस्टियन उसे बचा नहीं पाता और अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखता है। तब से वो क्रीचर्स उसके दिमाग में जगह बना लेते हैं और एना मरने के बाद भी उसे दिखने लगती है। अब प्रेजेंट में सेबेस्टियन क्लेयर को होश में लाता है जो गिरकर बेहोश हो गई थी, लेकिन क्लेयर अब उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सेबेस्टियन उसे समझाता है कि एना उसकी बेटी थी जिसके मरने के दर्द ने उसे कमजोर बना दिया था। क्रीचर्स इस चीज के जरिए उसे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है, इसीलिए वो उन दोनों को बचाना चाहता है। तभी पादरी और उसके लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो भागने लगते हैं, लेकिन एक औरत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो टेरेस में फंस जाते हैं और अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सेबेस्टियन उससे लड़ने लगता है और मौका मिलते ही उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो बचाकर एक कार लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो खुली आंखों से सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका था और खुद पर काबू पा चुका था। लेकिन पादरी अपने लोगों के साथ उनके पीछे पड़ जाता है, पर उनसे बचते हुए आखिर वो उस केबल कार के टावर तक पहुंच जाते हैं जहां से किले तक जाने का इकलौता रास्ता था। लेकिन पादरी के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए सेबेस्टियन उन्हें रोकने के लिए क्लेयर और सोफिया को ऊपर जाने के लिए भेज देता है। क्लेयर और सोफिया आंखों में पट्टी लगाए हुए ऊपर जाने लगती हैं, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था। सोफिया ऊपर चढ़ते हुए अचानक गिरने वाली होती है, पर क्लेयर उसे बचा लेती है। लेकिन अब बिना देखे ऊपर चढ़ना मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में क्लेयर पट्टी खोलकर आगे बढ़ती है। वहां पहुंचकर वो केबल कार चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं। सेबेस्टियन पादरी और उसके लोगों को रोकने में लगा हुआ था। इसी बीच क्रीचर्स फिर एना का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुका था। एना उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन असल में वो पादरी था
जिसे क्रीचर्स एना की तरह सेबेस्टियन एक रोड लेकर उस पर वार कर देता है और तभी पादरी का असली रूप सामने आता है। लेकिन मरने से पहले पादरी सेबेस्टियन को भी उसी रोड में खींच लेता है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। मरते हुए सेबेस्टियन को आखिरी बार एना की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन अब वो कोई भ्रम नहीं बल्कि उसकी आखिरी याद थी और अपनी बेटी को महसूस करते हुए वो वहीं दम तोड़ देता है। ऊपर क्लेयर एक घंटी बजाती है ताकि किले के लोग सुन सकें। आवाज पहुंच जाती है और केबल कार चालू हो जाती है, लेकिन उसी वक्त क्रीचर्स भी टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे क्लेयर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन क्रीचर्स उन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं कि वो पट्टी हटा दें, मगर क्लेयर खुद को संभालती है और किसी तरह सोफिया को लेकर केबल कार में चढ़ जाती है। कुछ देर में किले तक पहुंचने के बाद वहां की आर्मी उन्हें चेक करती है कि कहीं वो उन लोगों में से तो नहीं जो क्रीचर्स को देखकर भी जिंदा रहते हैं। सब सही होने पर उन्हें अंदर ले जाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और ये जगह पूरी तरह सुरक्षित थी। वहाँ सोफिया जो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद क्लेयर को टेस्टिंग के लिए अंदर लाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताती हैं कि बाहर कुछ ऐसे जिंदा लोग भी हैं जिनका डीएनए उनके अंदर के स्ट्रेस और दर्द की वजह से बदल चुका है। वो क्रीचर्स को देखकर पोजेस्ड होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद खुद को संभाल भी लेते हैं। अब वैज्ञानिक उनके खून से इलाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे बाकी इंसानियत को बचाया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में एक वॉल्ट दिखाया जाता है जहां एक पोजेस्ड आदमी के खून का प्रयोग चूहों पर किया जा रहा था। वहां उस आदमी को बांधकर रखा गया था जो अचानक चिल्लाने लगता है कि मुझे वो चीज देखने दो। और यहीं एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में इंसानियत को बचाएगा या फिर क्रीचर्स सभी इंसानों को अपने वश में करने के लिए इस किले में भी पहुंच जाएंगे? इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई।